हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कोविड की वजह से हमारे बैंकिंग सिस्टम पे जो रिस्क आया है उसके ऊपर, और उस वीडियो को करीब अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। उस वीडियो को पब्लिश करने के बाद मुझे आपके बहुत सारे मैसेजेस मिले और आप में से बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या उनका बैंक सेफ है, क्या वो बैंक से पैसा निकाल ले, किस बैंक में पैसा रखें। इस तरीके के बहुत से क्वेश्चंस वो मुझसे पूछ रहे थे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके क्वेरीज और कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आरबीआई ने भी इस बात का जिक्र किया है कि बैंकिंग सिस्टम में कोविड की वजह से रिस्क आ गया है। तो हम इस वीडियो में कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर यह पता करने की कोशिश करेंगे कि बैंकों में कौन से बैंक ज्यादा सेफ हैं, कौन से बैंक ज्यादा रिस्की हैं, और ये एनालिसिस हम कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर करेंगे ताकि हम एक डेटा बेस्ड डिसीजन ले पाए। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे बैंक हैं और हर बैंक के एनालिसिस करना संभव नहीं है, क्योंकि जिन डेटा पॉइंट्स के बेसिस पर हम ये एनालिसिस करने जा रहे हैं, यकीन मानिए उन डेटा पॉइंट्स को निकालना कोई आसान काम नहीं है। तो आइए एक एक करके हम उन पैरामीटर्स को उठाते हैं और उसके बेसिस पर बैंकों की सेफ्टी चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है सबसे वेल नोन पैरामीटर एनपीए। दोस्तों, एनपीए क्या होता है? एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मान लीजिए आपने एक 10,000 रुपीज का एक लोन लिया है और आपकी हर मंथ 1,000 रुपीज की ईएमआई बंधी हुई है। जब तक आप ईएमआई दे रहे हैं आपका लोन परफॉर्मिंग लोन है, लेकिन जैसे ही आप ईएमआई देना बंद करते हैं और 90 डेज तक कोई भी ईएमआई पे नहीं करते हैं या ईएमआई का पार्ट भी पे नहीं करते हैं, आप 1 रुपए भी पे नहीं करते हैं, तो जो आपका लोन है वो बैंक में एनपीए कैटेगराइज हो जाएगा। अब बैंकों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, इस वजह से वो एनपीए के फिगर को छुपाने की कोशिश करते हैं या उसे किसी तरीके से कम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। अब एनपीए की फिगर को वो कम कैसे कर सकते हैं? तो कई दफे क्या होता है, वो कस्टमर को बोलते हैं कि यार थोड़ा बहुत पैसा दे दो ताकि हमारा लोन एनपीए कैटेगरी में ना आए। अब मान लीजिए आपकी 1,000 रुपीज की ईएमआई है और आप जाके 50 रुपीज दे देते हैं, तो अगले 90 दिनों तक भी अगर आप ईएमआई नहीं देते हैं तो आपका वो लोन एनपीए नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से बैंक अपने एनपीए को कम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही नहीं अचानक से यस बैंक और पीएमसी बैंक कोलैप्स कर गए थे, क्योंकि सालों से उनके एनपीआई के फिगर्स को कम करके दिखाया जा रहा था या उसे छुपाया जा रहा था। तो हम जो एनपीए की फिगर्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो ऑफिशियल फिगर्स हैं, जो पब्लिक डोमेन में डेटा अवेलेबल है और जो बैंकों ने पब्लिश किया है वही फिगर्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। असली फिगर क्या है इस पर मैं कोई गेस नहीं करना चाहता हूं। जो फिगर बैंक हमें दे रहे हैं हम उसी को सच मान के आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, एनपीए 2 तरीके के होते हैं, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए मतलब आज के डेट में जो लोन का कितना टोटल बकाया है, यानी कितनी देनदारी बाकी है। तो इसमें कैपिटल भी इन्वॉल्व होता है, इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होता है, अगर किसी तरीके का चार्जेस है तो वो भी इन्वॉल्व होता है। तो सब मिला के जो टोटल फिगर बनती है आज के डेट में जितना बकाया है उस लोन के अंदर, उसको ग्रॉस एनपीए बोला जाता है। नेट एनपीए जो होता है वो ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजन होता है। अब ये प्रोविजन क्या बोला है? देखिए, जब भी कोई लोन बैड लोन बन जाता है तो आरबीआई के रेगुलेशन के हिसाब से बैंकों को अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकालकर रिजर्व में रखना पड़ता है, इसे वो प्रोविजनिंग कहते हैं। तो जब जब लोन बैड लोन्स बनते हैं, लोन डिफॉल्ट होते हैं, तो बैंकों को अपने प्रॉफिट से उतना पैसा निकालना पड़ता है। ये एक तरीके से आरबीआई की सेफ्टी मैकेनिज्म है या बैंकों को एक तरीके से पेनल्टी होती है। तो जो नेट एनपीए होता है वो ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजनिंग अमाउंट होता है, और ये अक्सर जो बैड लोन का एक पर्टिकुलर परसेंट, जैसे 10% या 15%, उस तरीके का अमाउंट होता है। तो
अगर ये एनपीए के पैरामीटर के बेसिस पर देखें तो जो बैंक रिस्क जोन में आते हैं वो है पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआईएन, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। ये बैंक रिस्क जोन में है क्योंकि इनका एनपीए ज्यादा है। कायदे से बैंक का एनपीए 4-5% से कम होना चाहिए, तभी हम उसे सेफ बैंक मानेंगे। दूसरा जो पैरामीटर है वो है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो यानी पीसीआर। दोस्तों ये पीसीआर वो ऑप्शन वाला पुट कॉल रेशियो वाला पीसीआर नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये पीसीआर क्या भला है? जैसा कि मैंने बताया कि जब बैंक का लोन बैड लोन बन जाता है तो उस लोन का 1% निकालकर रिजर्व में रखना पड़ता है, यानी कि प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। और ये एक बैड एसेट का या बैड लोन का 1% होता है, जैसे 10% या 15%। सो द परसेंटेज ऑफ बैड एसेट्स दैट हैज बीन प्रोविजन फॉर इज कॉल्ड पीसीआर, यानी आपने बैड एसेट्स का कितना परसेंट प्रोविजन किया हुआ है उसी को पीसीआर कहा जाता है। अगर आपको इसे समझने में दिक्कत हो रही है तो आसान भाषा में आप ये समझें कि जब आपका लोन डिफॉल्ट होता है तो आप ये मान के चलते हैं कि आगे उस लोन की भरपाई नहीं होगी, तो एक पैसे को निकालकर वो रिजर्व में रख लेते हैं ताकि अगर फ्यूचर में उस लोन की पेमेंट नहीं हुई तो बैंक एक तरीके से सेफ्टी जोन में है, क्योंकि उसने कुछ पैसे को रिजर्व में रख लिया है और उस पैसे को वो आगे लोन देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो जो आरबीआई की रिकमेंडेशन है कि बैंक का पीसीआर 70% से ऊपर होना चाहिए और 70% से ऊपर वालों को ही सेफ माना जाएगा। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से जो रिस्क जोन में आते हैं बैंक्स वो हैं फेडरल बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक। अगला जो पैरामीटर है वो है कैपिटल एडिक्वेट रेशियो। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। ये पैरामीटर एक तरीके से आपको बताता है कि बैंक के पास कितना सेफ रिजर्व है। मान लीजिए एक बैंक है, उसके पास 0 एनपीए है, उसका कोई लोन डिफॉल्ट नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में इसकी गारंटी तो नहीं है कि उसके लोन्स डिफॉल्ट नहीं होंगे। अब मान लीजिए कोई इकोनॉमिक कैलामिटी आ जाती है जिसकी वजह से उनके कस्टमर्स लगातार डिफॉल्ट करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या बैंक अपने डिपॉजिटर्स के पैसे वापस दे पाएगा? जैसा कि हमने पीएमसी बैंक के केस में देखा कि उनके पास इतने पैसे ही नहीं बचे थे कि वो अपने डिपॉजिटर्स को पैसे दे पाए। तो सीएआर यानी कैपिटल एडिक्वेट रेशियो से हमें यह पता चलता है कि आने वाले टाइम में क्या बैंक अपनी कमिटमेंट पूरी कर पाएंगे, क्या वो अपने डिपॉजिटर्स को उनका पैसा लौटा पाएंगे। तो सीएआर फिगर हमें यह बताता है कि बैंक ने जितना लोन दिया है उसके कंपैरिजन में कितना उसके पास रिजर्व है। तो अगर सीएआर हाई है तो इसका मतलब बैंक इज वेल कैपिटलाइज्ड और इसकी संभावना ज्यादा है कि इन केस ऑफ एनी इकोनॉमिक कैलामिटी वो अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर पाएंगे, यानी कि अपने डिपॉजिटर्स का पैसा वापस उन्हें लौटा पाएंगे। तो बैंकों का अगर सीएआर हाई है तो दिस इज अ गुड थिंग। तो इस क्राइटेरिया के बेसिस पर जो बैंक्स रिस्क जोन में आते हैं वो है एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक। अगला जो पैरामीटर है वो है कासा यानी करेंट अकाउंट्स सेविंग्स अकाउंट। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा बैंकिंग का बिजनेस समझना पड़ेगा। दोस्तों हम बैंक में जाते हैं तो हम अपने फिक्स डिपॉजिट करते हैं, सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं और हम बैंक से ही लोन भी लेते हैं। तो बैंक दोनों काम करता है, वो आपको इंटरेस्ट देता भी है और लोन पे आपसे इंटरेस्ट लेता भी है। तो अगर आपने नोट किया होगा कि जो इंटरेस्ट बैंक हमें देता है वो कम होता है और जो हमसे इंटरेस्ट लोन पे लेता है वो ज्यादा होता है, और इसी का डिफरेंस उसका प्रॉफिट होता है। तो हम जो पैसा सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट में बैंक में रखते हैं उसी में से कुछ पैसे को वो निकाल कर आगे लोगों को लोन देता है। तो मैंने अगर 5% में एफडी की बैंक में और बैंक ने उसमें से पैसा निकालकर आगे 10% में लोन दिया तो 5% उसका प्रॉफिट है। लेकिन अगर उसके पास सेविंग्स अकाउंट्स, करंट अकाउंट में पैसा कम है तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? बैंक को बाहर से लोन लेना पड़ेगा। आरबीआई से लोन लेना पड़ सकता है या फिर बॉन्ड मार्केट से लेना पड़ सकता है। ऑब्वियसली वहां पर उन्हें 5% से ज्यादा
पे पैसा उठाना पड़ेगा। मान लीजिए कि 7%, 8% पे उठाना पड़ रहा है, और जब वो लोन देने जाएंगे तो उन्हें 10% पे देना पड़ेगा। तो यहां पे उनको 2-3% का ही सिर्फ प्रॉफिट होगा। तो अगर कासा लो है, इसका मतलब बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा कम है, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। तो लो कासा का मतलब है कि बैंक ज्यादा लोन नहीं दे पाएगा, तो ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं कमा पाएगा। तो कासा के केस में हम ये देखना चाहेंगे कि कासा हाई हो। बॉटम परफॉर्मर्स को अगर हम इस क्राइटेरिया पे पिक करें तो वो है आरबीएल, फेडरल बैंक और आईडीएफसी बैंक। अगला जो पैरामीटर है कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो यानी सीडीआर। तो ये हमें बताता है कि बैंक के पास जितने डिपॉजिट्स हैं उसका वो कितना परसेंटेज लेंडिंग कर रहा है। तो मान लीजिए मैं एक बैंक चलाता हूं, मेरे बैंक में 100 रुपए के एफडी और सेविंग्स में पड़े हुए हैं। तो उस 100 रुपए में से मैं कितने रुपए आगे अपने कस्टमर को लोन पे देता हूं। तो अगर मैं उस 100 रुपए में से 70 रुपीज लोन पे देता हूं तो मेरा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 70% होगा। तो अगर सीडीआर हाई है यानी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हाई है तो ये एक तरीके से रिस्की होगा, क्योंकि बैलेंस शीट पे प्रेशर होगा। अगर डिफॉल्ट ज्यादा होने लगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हाई है तो आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी अक्सर इंपैक्ट होता है। तो इस क्राइटेरिया के बेसिस पर जो बैंक्स रिस्क जोन में हैं वो हैं एक्सिस बैंक, आरबीएल और इंडसइंड बैंक। अगला जो पैरामीटर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैंक जो एफडी पे या सेविंग्स में इंटरेस्ट देता है और लोन पे जो देता है वो दोनों में डिफरेंस होता है, और उसी डिफरेंस को नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जितना ज्यादा होगा बैंक उतने ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे, और जितना ये कम होगा उतने बैंक कम प्रॉफिटेबल होंगे। तो अगर आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम है और एनपीए ज्यादा है तो ये एक खतरे की घंटी होती है। तो इस क्राइटेरिया के बेसिस पर जो बैंक्स रिस्क जोन में आते हैं वो हैं पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई। तो दोस्तों आरबीआई ने कहा है कि कोविड की वजह से कुछ बैंक खतरे में आ सकते हैं, और उन्होंने ऐसे 5 बैंक्स को आइडेंटिफाई किया है। कौन से वो बैंक है हमें नहीं पता। तो हमने यहां पर एक कोशिश की है कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से बैंक रिलेटिवली सेफ हैं। ध्यान रहे रिलेटिवली या कंपैरेटिवली सेफ, हम उन बैंकों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन क्राइटेरिया को और डेटा पॉइंट्स को यूज करके हमें लगता है कि जो बैंक्स रिलेटिवली सेफर हैं वो हैं एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक, बंधन बैंक और आरबीएल बैंक। दोस्तों मैं यहां पर यह नहीं कह रहा कि बाकी बैंक चल नहीं पाएंगे, बंद हो जाएंगे या कोलैप्स हो जाएंगे। मैं बिल्कुल ऐसा कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैंने अपने लिस्ट में से जो मुझे ज्यादा सेफ बैंक्स लगे वो लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की है। देखिए दोस्तों, हार्ट अटैक तो एक हेल्दी आदमी को भी आ सकता है, नॉन हेल्दी आदमी को भी आ सकता है, और कभी भी आ सकता है। लेकिन कौन बचेगा और कौन जिएगा ये काफी कुछ लक और सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। लेकिन हम लक और सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर बैठ नहीं सकते, तो हमें समय से पहले कुछ कदम उठा लेने चाहिए ताकि हम अपने सेविंग्स को प्रोटेक्ट कर सकें। वो कदम क्या है दोस्तों, मैं कुछ सजेशंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है आपको पसंद ना आए। तो वो क्या सुझाव है? नंबर 1, अपने पैसे को एक बैंक में मत रखिए, कम से कम 2-3 बैंक में डिस्ट्रीब्यूट करके रखिए। आइडियली आपको एक पीएसयू बैंक, एक इंडियन प्राइवेट बैंक और एक एमएनसी बैंक में अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके रखना चाहिए। एमएनसी बैंक बहुत ज्यादा हाईली रेगुलेटेड होते हैं, उनके कंप्लायंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत यह है कि उनके ब्रांचेस बहुत कम होते हैं और वो हर किसी का अकाउंट नहीं खोलते। लेकिन अगर आप अकाउंट खोल सकते हैं तो मेरी आपसे सलाह है कि एक एमएनसी बैंक में अकाउंट जरूर रखें। दूसरा, अलग अलग एसेट क्लासेस में अपना पैसा रखें। एफडी करें, सेविंग्स बैंक में रखें, स्टॉक्स में रखें, गोल्ड में रखें। और गोल्ड के बारे में मैं आपको बता दूं कि कोशिश करिए कि गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में रखिए। फिजिकल फॉर्म में हो सकता है आपको 2-3% टैक्स ज्यादा लगे, लेकिन वो सोना फिजिकल फॉर्म में आपके रीच के पास रहेगा,
आप जब चाहें उसे खरीद बेच सकते हैं। एक और चीज जो आप कर सकते हैं कि आप अपने पैसे को यूएस डॉलर्स में भी रख सकते हैं। हालांकि यूएस डॉलर्स को हर कोई ज्यादा क्वांटिटी में अपने पास नहीं रख सकता, लेकिन अगर आप एज पर द रूल यूएस डॉलर्स रख सकते हैं तो अपने पास जरूर रखें, क्योंकि यूएस डॉलर्स वर्ल्ड की सबसे रिलायबल करेंसी मानी जाती है और ये गोल्ड की तरह हर जगह एक्सेप्टेबल है। तीसरा जो मेरा सजेशन है कि कोरोना काल में कोई भी लॉन्ग टर्म की ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करें जो लॉक इन के साथ हो, यानी कि जिसे आप सेल ना कर सके या जिससे आप एग्जिट ना कर सके। दोस्तों, आगे सिचुएशन क्या टर्न लेगी किसी को नहीं पता। कोई भी वर्ल्ड का सेंट्रल बैंक या इकोनॉमिस्ट गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि आगे क्या सिचुएशन आएगी। तो इस वजह से बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। तो कहीं पर भी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सोचें जहां से आप टाइमली एग्जिट ना कर पाए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहां पे रैप अप करता हूं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।